जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में राष्ट्रीय सहारा में छपे लेख पितृसत्ता पर करेगा चोट, इस आर्टिकल को हम रीड करेंगे। इसको लिखी हैं डॉक्टर अपराजिता जी, जो कि बीडी कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 23 सितंबर 2023 का आर्टिकल है ये। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम लिया जाता है और तभी वह काम सफल हो पाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार 19 सितंबर 2023 को 19 सितंबर 2023 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री का नाम है अर्जुन राम मेघवाल, द्वारा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023, नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम बन चुका है फिलहाल 2023 को पेश करना मात्र संयोग नहीं माना जाएगा। नए संसद भवन में कामकाज के पहले दिन बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार द्वारा लाया गया। न केवल लाया गया बल्कि दोनों सदनों में से यह पास भी हो गया। यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण प्रदान करेगा, जिसके अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण के भी प्रस्ताव हैं। संसद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शायद भगवान ने इसके लिए मुझे चुना है। अब कुछ साल उठाए जा सकते हैं कि क्या यह पहल मोदी सरकार का 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मानी जाएगी। क्या यह कदम भाजपा को अगले चुनाव में फायदा पहुंचाएगा? क्या यह मोदी सरकार का महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक जुमला भर है? क्या इस बिल को लाने का श्रेय सिर्फ मोदी सरकार को जाता है? क्या इस बिल का असर चुनाव के नतीजों पर देखने को मिलेगा? क्या यह बिल संसद और विधानसभाओं की तस्वीर बदलने में की ताकत रखता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका उत्तर सिर्फ समय दे सकता है, पर कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना ज़रूरी है जो हम सबको इन सवालों के जवाबों तक ले जाने में मददगार साबित होंगे। इस समय अगर दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में देखा जाए तो संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो सिर्फ 14% है। यह बिल 27 साल पुराना है और संसद में पहली बार देवेगौड़ा सरकार के समय पेश किया गया था। आखिरी बार 2010 में राज्यसभा में लाया गया, पर लोकसभा में पारित न होने पर रद्द कर दिया गया था। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आखिरी बार 2010 में राज्यसभा में लाया गया था, पर लोकसभा में पारित न होने पर रद्द कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के विरोध, देखो भैया, विरोध कर रहे थे लोग। इसको देखें, महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए, जिससे कि उनको सशक्तिकरण किया जा सके, लेकिन उसका विरोध किसने किया था? साल 2010 में जब आखिरी बार इसको लाया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पहले लाया गया था, तो उस महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए विरोध किया किन दलों ने? समाजवादी पार्टी ने, राजद ने और बसपा ने। इन पार्टियों के विरोध की वजह से बिल कभी भी पारित नहीं हो पाया और रद्द कर दिया गया था। महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए जो बिल लाया गया था, उसको समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल और बहुजन समाजवादी पार्टी ने रद्द कर दिया, कहा नहीं लाने देंगे। इस प्रकार से राजनीतिक दलों की ऐसी विविध राय ने आरक्षण विधेयक की प्रक्रिया में हमेशा बाधा डाली है। हालांकि वर्तमान समय में इस बिल को लाने का श्रेय सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार और दोनों लाए हैं और उसको पास भी कर दिया है, जो कि स्वागत योग्य है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने जब राजीव गांधी को बिल को संसद में लाने का श्रेय देना चाहा, तो गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस के जयराम रमेश और सीपीएम की नेता वृंदा करात मोदी सरकार की इस कदम को चुनावी जुमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि जनगणना और परिसीमन के प्रावधानों को इस बिल से जोड़ने का मतलब है कि यह बिल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाएगा। आम आदमी पार्टी इसे बेवकूफ़ बनाओ बिल बता रही है। दूसरा पक्ष यह है कि मोदी सरकार की यह ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी और नए सदन को इतिहास में दर्ज कराने में सफल साबित होगी।
27 साल पुराना इस बिल जो कई कारणों से पारित नहीं किया जा सका, अगर मोदी सरकार लाने में सफल हुई है तो सरकार की इस उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता। यह बिल महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने में कारगर साबित हो सकता है। यह कदम मोदी सरकार की दूरदर्शिता का सबूत देता है। अगर इस बिल की महत्ता को देखा जाए तो यह देश की आधी आबादी के भविष्य को प्रभावित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या करीब 48.5% है, जो पूरी जनसंख्या की करीब आधी है। देश में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की वजह से सत्ता विरोधी हवाएं चलने लगी हैं। ऐसे में इस बिल को लाना आधी आबादी को सुकून देने का काम करेगा और विरोधी भावनाओं को खत्म करने में मदद करेगा। मोदी सरकार का यह कदम महिलाओं को सशक्त करेगा और उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएगा। यकीनन यह बिल महिला वोटरों को लुभाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल उठता है कि महिला वोटरों को लुभाना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ आंकड़ों को देखना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश का उदाहरण लिया जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 5,39,00,000 लोग मतदान करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिनमें 48% लिया जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ लोग मतदान करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिनमें 48% महिला मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में 15 विधानसभा सीटों पर भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और महत्व सामने आया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जिसको भी महिला समर्थन मिल जाए उसकी जीत चुनाव में निश्चित हो जाती है। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है। 2013 और 2018 कहाँ पे? राजस्थान। महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान के 2018 चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की जीत में सिर्फ 5% अंतर रहा है और इसमें महिला मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में ऐसे 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा देखी गई है। 13 राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन दीव, मिजोरम, मेघालय, गोवा, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु इत्यादि। ये सारे राज्य लोकसभा की करीब 26% सीटों को दर्शाते हैं। बीजेपी ने काफ़ी चतुराई से महिला वोटरों की ताकत को 2014 लोकसभा चुनाव के बाद ही समझ लिया था। वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो पता चलता है कि भारत में महिला मतदाताओं की भागीदारी हर लोकसभा चुनाव के साथ बढ़ी है। 2004 में 22%, 2014 में 29%, 2019 में 36% महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इतिहास में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुष मतदाताओं की तुलना में 0.17% ज़्यादा थी। बीजेपी ने महिला मतदाताओं की शक्ति को पहचान लिया और ऐसी विभिन्न योजनाओं को लेकर आई जिसका असर सीधा महिला आबादी पर पड़ता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी इस बिल को 2024 के इलेक्शन में नैरेटिव की तरह उपयोग कर सकती है और 2029 में रियायती फल की तरह। ऐसा भी माना जा रहा है कि यह बिल बीजेपी, माना जा रहा है ना, ऐसा होगा नहीं, माना जा रहा है, जो विरोधी लोग हैं, जो लोग विरोध कर रहे थे महिला आरक्षण बिल का 2010 में, ऐसे लोग ऐसा मान रहे हैं कि यह बिल बीजेपी सरकार के लिए राजनीतिक खाद की तरह काम करेगा। करना ही चाहिए। जो विरोध करेगा महिला को आगे बढ़ाने के लिए उसको आगे नहीं आना चाहिए, और जो समर्थन कर रहा है, आरक्षण की बात कर रहा है महिलाओं के लिए, उसके लिए राजनीतिक खाद का काम करें तो क्या दिक्कत है। वक्त के साथ देखना दिलचस्प होगा कि महिला आरक्षण बिल किस तरह देश की आधी आबादी का भविष्य तय करता है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।